गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी जानते हैं हम चैप्टर नंबर 8 कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट लागत की अवधारणा पढ़ रहे थे। इसमें हमने लागत किसे कहते हैं, लागत फलन क्या होता है, लागत वक्र क्या होता है, किसके बीच में संबंध को समझाता है। फिर हमने पढ़ा कि कितने तरीके की लागत होती है, जिसमें हमने पढ़ा सामाजिक लागत सोशल कॉस्ट। फिर हमने पढ़ा निजी लागत प्राइवेट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब व्यक्त लागतें और अव्यक्त लागतें, मनी कॉस्ट मॉडरेट लागतें। उसके बाद हमने पढ़ा कि अल्पकाल और दीर्घकाल में कितने तरह की लागतें होती हैं। तो हमने पढ़ा था कि अल्पकाल कौन सा काल होता है जिसमें एक साधन परिवर्तनशील बाकी सभी साधन स्थिर होते हैं। तो इसमें दो तरीके की लागतें होंगी, एक तो होगी परिवर्तनशील लागत और एक होगी स्थिर लागत, क्योंकि साधन अलग अलग है और दोनों को जब जोड़ देंगे तो वो कुल लागत कहलाएगी। इसी तरीके से हमने पढ़ा था दीर्घकाल क्या है, दीर्घकाल में जिसमें सारे साधन परिवर्तनशील होते हैं, कोई भी साधन स्थिर नहीं होता, तो वहां पर सिर्फ एक ही तरीके की लागत होगी। तो हमने अल्पकाल में 7 लागतें पढ़नी थी और दीर्घकाल में 2 लागतें पढ़नी थी। तो हम 7 लागतें कौन सी थी, पहली लागत कुल स्थिर लागत, दूसरी देखिए पहली क्या थी कुल स्थिर लागत, दूसरी कुल परिवर्तनशील लागत, तीसरी कुल लागत, चौथी अब इसकी औसत निकालेंगे तो औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और औसत लागत, और लास्ट में आएगी हमारी सीमांत लागत। ठीक है, सात ये है हमारी सीमांत लागत। तो हमें 7 लागतें पढ़नी थी अल्पकाल में, जिसमें से हमने 3 लागतें पढ़ ली, टीएफसी टीवीसी और टीसी, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत। आज हम आगे की लागत पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं औसत लागत, एएफसी औसत स्थिर लागत। जब हम कितने स्थिर साधनों पर कितनी लागत आई उत्पादन में, एक प्रति इकाई कितनी लागत में बनी, जब हम ये निकालेंगे तब हमें हमें क्या प्राप्त होगी, औसत स्थिर लागत हमें प्राप्त होगी। इसे निकालने का तरीका क्या होता है, टीएफसी कुल स्थिर लागत, आपने कितने स्थिर साधनों पर लागत आई तो कुल स्थिर लागत आ गई, उसमें हमने उत्पादन का भाग दे दिया। तो तो प्रति इकाई मतलब एक इकाई उत्पादन, एक इकाई वस्तु की प्राप्त करने के लिए, उत्पादन करने के लिए हमें कितनी स्थिर लागतों पर कितनी लागतें आई हैं स्थिर साधनों पर, तो वो हमने कैसे निकाली, कुल स्थिर लागत डिवाइडेड बाय क्यू, जितनी भी कुल स्थिर लागत थी उसको उत्पादन से डिवाइड कर दिया, तो जब भाग दिया तो हमें प्रति इकाई प्राप्त हो गई, उसे हम क्या कहते हैं, औसत स्थिर लागत। ये हमेशा हमेशा हाइपरबोला होगी। हाइपरबोला का मतलब होता है ना तो ये y को छुएगी और ना ये x को छुएगी, इसका मतलब ये कभी भी जीरो नहीं होगी और कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, इसका ये हमेशा जो इसका एरिया होगा वो बराबर रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसे इसका जो एरिया है अंदर का ये पूरा TFC कहलाएगा। इसलिए ये कभी भी ना तो x को छुएगी ना y को छुएगी, कभी भी ये ना तो x जीरो होगा ना y जीरो होगा, दोनों ही रहेंगे, तो दोनों ही कभी भी जीरो नहीं होंगे, घटेंगे जरूर पर कभी भी जीरो नहीं होंगे। तो इसे कहते हैं हम औसत स्थिर लागत। दूसरी आई हमारी, हमने वहां क्या पढ़ा था, कुल स्थिर लागत, फिर दूसरी कौन सी पढ़ी थी, कुल परिवर्तनशील लागत। तो यहाँ पे औसत में भी कौन सी आएगी, औसत परिवर्तनशील लागत, इसे हम क्या कहते हैं, AVC औसत परिवर्तनशील लागत। ये भी हमें देखिए कैसे प्राप्त होगी, जब मैं टीवीसी में कुल परिवर्तनशील लागत में उत्पादन का भाग दूंगी तब मुझे औसत परिवर्तनशील लागतें प्राप्त होंगी। ये भी प्रति इकाई बता रहा है कि प्रति इकाई में इकाई जो है उत्पादन की, वो जब परिवर्तनशील साधन प्रयोग करके काम बनाई गई है उसमें कितनी लागत आई, तो एक उत्पादन की इकाई पर परिवर्तनशील साधनों पर जो खर्चा हुआ उसकी कितनी लागत आई, वो हमें कौन बताएगा, औसत परिवर्तनशील लागत बताएंगी। तीसरी है हमारी औसत लागत, तीसरी है औसत लागत। अब औसत लागत हमने वहां पे क्या पढ़ा था, टीसी, तो टीसी मैंने क्या पढ़ा था, टीसी टीएफसी प्लस टीवीसी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये एसी है तो यहाँ पे एएफसी प्लस एबीसी। जब मैं औसत स्थिर और औसत परिवर्तनशील लागतों को जोड़ दूंगी तो मुझे औसत लागतें प्राप्त हो जाएंगी। नहीं तो इसको और भी तरीका है निकालने का, ये वाला कि टी कुल लागत
में मैं उत्पादन का भाग दे दूं तो मुझे औसत लागतें प्राप्त हो जाएंगी। फिर आपकी सातवीं लागत है सीमांत लागत। सीमांत लागत ये अल्पकाल में आपने कितना बनाया, मतलब अल्पकाल में जब फर्म द्वारा माल की एक अधिक इकाई एक अतिरिक्त इकाई आप बनाते हो तो वो सीमांत लागत में आती है। मतलब हमने जो एक एक्स्ट्रा इकाई बनाई उस पर कितनी लागत आई, तो कितनी लागत आई मतलब कुल लागत में मैंने एक एक्स्ट्रा बना दी तो उसका जो कुल लागत में परिवर्तन हुआ और जिसमें मैंने एक उत्पादक और बना दिया तो वो प्राप्त करने के लिए हमें क्या मिलता है, सीमांत लागत मिलती है। इसका फॉर्मूला क्या है, डेल टीसी बाय डेल क्यू। और एक और फॉर्मूला है इसका, टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस वन। ये भी आप इससे भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था टीपी का फॉर्मूला, तो टीपी में अपन जब एमपी निकालते थे वो भी ऐसे निकालते थे, टीपी एन माइनस वन टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन। और वो एमपी कैसे निकालते थे, एमपी भी अपन निकालते थे, एमपी निकालते थे डेल टीपी बाय डेल क्यू। मतलब आपकी कुल लागत में कितना परिवर्तन हुआ उत्पत्ति के आधार पर। इससे आप घबराइए मत, हम तालिका के आधार पर सब चीजें पढ़ेंगे और फिर डायग्राम के आधार पर समझेंगे, जैसे हमने उत्पादन वाले चैप्टर में पढ़ा था। अब देखिए इस तालिका में अपने को दिख रही है आपको क्लियरली तालिका। पहले मैंने उत्पादन लिया है ना, उत्पादन लिया हमने, इकाई शुरू करी 0 1 2 3 4 5 6। फिर कुल स्थिर लागत, मैंने आपको बताया था स्थिर लागत हमेशा स्थिर होती है, कभी भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो स्थिर लागत मैंने कितनी ली है, 10 ली है इसमें। फिर इस तालिका में क्या बताया गया, कुल परिवर्तनशील लागत। कुल परिवर्तनशील लागत मैंने आपको बताया था हमेशा 0 से शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन क्या है, जो जब उत्पादन हमारा 0 होगा तो हमारी कुल परिवर्तनशील लागत भी 0 होगी। देखिए ये उत्पादन 0 है तो हमारी कुल परिवर्तनशील लागत भी 0 है। जैसे उत्पादन 1 होगा वैसे ही हमारी कुल परिवर्तन लागत कितनी हो गई, 6 हो गई। फिर 2 14 हो गई, ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी और 6 पे 50 हो जाएगी। टीसी टीसी हमने पढ़ा था कि टीएफसी का और टीवीसी का मतलब कुल परिवर्तनशील लागत और कुल स्थिर लागत का योग होता है, जैसे टीएफसी प्लस टीवीसी। ठीक है, ये हम पढ़कर आए थे। अब यहाँ देखिए कि क्या ये योग हो रहा है, देखो 10 प्लस 0 10, देखो प्लस 0, 10 प्लस 8 18, 10 प्लस 14 24। ऐसे ही ये चलता जाएगा, इन दोनों को जोड़ते जाएंगे तो हमें टीसी कुल लागत प्राप्त होता जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एएफसी। एएफसी का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, एएफसी का फॉर्मूला था टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू। टीएफसी को किससे डिवाइड करना है, क्यू से डिवाइड करना है। अब ये देखिए, एक मिनट रुकिए, हम आपको क्लियर करके दिखाते हैं। देखिए टीएफसी को क्यू से डिवाइड करना है, टीएफसी 10 था, 0 से डिवाइड हुआ, यहाँ पे खाली रहेगा, ये हमेशा खाली रहेंगे चारों, ये आपको याद रखना है। फिर 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 10, 10 को 2 से डिवाइड करा तो 5, 5 आया ना। देखिए 10 को 1 से करा तो 10 आया, फिर 10 को 2 से करा तो 5 आया, फिर 10 को 3 से करा 3.3 आया। तो ऐसे इसको हम डिवाइड करेंगे और हमें औसत परिवर्तनशील लागत एएफसी प्राप्त हो जाएगा। अब बारी आई, सॉरी, औसत स्थिर लागत प्राप्त हो जाएगा। अब बारी आई औसत परिवर्तनशील लागत। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था आपको, टीवीसी डिवाइडेड बाय क्यू। कुल परिवर्तनशील लागत में अगर मैं उत्पादन या जो आउटपुट है उसका भाग दूंगी तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए टीसी 0 0 यहाँ पे खाली है, फिर 8 8 में 1 का भाग दिया 8 आया, 14 में 2 का भाग दिया तो 7 आया, 18 में 3 को 3 से डिवाइड किया तो 6 आया। जैसे जैसे आप टीबीसी में क्यू का भाग देते जाएंगे वैसे वैसे आपको एबीसी प्राप्त होती जाएगी। अब बारी है एसएससी की। तो एसएससी मैंने आपको क्या बताया था, दो तरीके से निकाल सकते थे, टीसी डिवाइडेड बाय क्यू से, या फिर इन दोनों को प्लस कर दो तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एसएससी प्राप्त हो जाएगा। देखो ये खाली है, 10 और 8 18, 5 और 7 12, 3 और 6 3.33 प्लस 6 तो 9.33, ऐसे निकाल लो। नहीं तो आप देखो 10 में 0 का भाग देंगे खाली हो गया, 18 में से 1 का देंगे, 18 में 1 का देंगे तो 18 आ गया, 24 में 2 से डिवाइड करेंगे 24 को तो 12 आ जाएगा। तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं। अब बारी आई अपनी एमसी की।
अब एमसी कैसे निकालेंगे अपन? तो एमसी के दो फॉर्मूले हैं, एक तो है डेल टीसी बाय डेल क्यू, एक है TC n-TC n-1, ठीक है, TC n-TC n-1, ठीक है। अब ये कैसे निकालना है, तो देखिए इसको हम आपको समझाते हैं। TC, अब देखो, अब हमने बताया था आपको कि देखिए 10 से ऊपर टीसी वाली लाइन पे देखना, 10 से ऊपर कुछ भी नहीं है तो यहाँ खाली हो गया। 18 में से 10 गए 8, 24 में से 18 गए 6, 28 में से 24 गए 4। तो कैसे निकाला अपन ने? ऊपर से माइनस करते चलो। तो जैसे आप नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से माइनस करते जाओगे आपको मिलता जाएगा। जैसे 10 में से 0 गए खाली है, 18 में से 10 गए 8, 24 में से 18 गए ये देखिए 6, फिर 28 में से 24 गए 4, और 34 में से 28 गए 6, ठीक है। तो ऐसे हम एमसी निकाल सकते हैं। वो वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, डेल टीसी बाय डेल क्यू, पर उसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए हम डायरेक्टली ऐसे निकाल लेते हैं। अब हम समझते हैं इसको डायग्राम से। हमने पढ़े थे डायग्राम। अब देखिए मैं आपको डायग्राम बताती हूँ, अलग अलग बताऊंगी। ये आपका एबीसी का डायग्राम, मैंने आपको बताया था ये कभी भी कोई भी एक्सेस को नहीं छुएगा, ना ओ एक्स को ना ओ वाई पे, ठीक है। ये हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, मतलब अति परवलयिक कार होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अति परवलयिक काल कौन सा लागत वक्र होता है, तो वो होता है औसत स्थिर लागत वक्र। फिर दूसरा हमारा आया एबीसी। एबीसी हमेशा यू शेप्ड होगा, ठीक है। क्यों होगा ये भी हम बताते हैं आपको। देखिए जब हम उत्पादन शुरू करते हैं तो हमारी लागतें कम होती है, और फिर हम मिनिमम पे आ जाते हैं, ये हमारा मिनिमम पॉइंट है। और फिर उसके बाद क्या होता है, उत्पादन और बढ़ाते हैं तो लागतें बढ़ने लग जाती हैं। तो एबीसी हमेशा यू शेप्ड होता है। एसी वक्र है वो भी यू शेप्ड होगा, क्योंकि वो एबीसी को देख के चलता है, उसका एसी से तो एफ से तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो वो तो एसी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कुल परिवर्तनशील लागत हमेशा उत्पादन पर निर्भर करती है। जब वो उत्पादन से निर्भर होती है तो ये एबीसी भी उत्पादन उसको देख के करता है। तो जब जैसे जैसे एबीसी वक्र बनेगा वैसी वैसे औसत वक्र भी बनेगा। तीसरा आया अपना कुल सीमांत लागत वक्र, ये भी हमेशा यू शेप्ड ही बनता है। इसमें भी यही है कि जैसे जैसे आप उत्पादन की अतिरिक्त इकाई को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका उत्पादन की जो लागत है वो कम होती जाएंगी, फिर वो न्यूनतम हो जाएंगे और फिर वो बढ़ने लग जाएंगी। देखिए अब क्या ये बात सही साबित हो रही है? देखो हमने क्या पढ़ा, एएफसी हमेशा घटता है, देखो घट रहा है 10, 5, 3.33, 2.5 घट रहा है। फिर हमने पढ़ा एबीसी यू शेप्ड होता है, मतलब पहले घटेगा फिर मिनिमम होगा और फिर बढ़ने लग जाएगा। अब देखो पहले घट रहा है 8, 7, 6, 6, 6 पे मिनिमम हो गया, फिर बढ़ने लग गया 6.8, 8.33। ऐसे से हमने क्या पढ़ा था, वो भी कैसा होता है, यू शेप्ड होता है, मतलब पहले घटता है फिर मिनिमम होता है फिर बढ़ने लगता है। अब देखो 18, 12, 9.33, 8.5, तो 9.33 पे मिनिमम 8.5, फिर 8.5 पे मिनिमम होकर फिर वो 8.8 से बढ़ने लग गया। एमसी वक्र भी आपको क्या बताया था, यू शेप्ड होता है, पहले गिरता है फिर मिनिमम होता है और फिर बढ़ने लग जाता है। अब देखिए एमसी भी 8, 6, 4, फिर 6 हुआ और फिर 4 पे मिनिमम हुआ और उसके बाद फिर से 6, 10, 16 हो गया, मतलब बढ़ने लग गया। अब एक बार हम दीर्घकालन की जो लागतें हैं ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं रहे। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लागतें क्या होती हैं। तो मैंने आपको बताया था एक सीधी सिंपल लैंग्वेज में अगर हमसे कोई पूछे लागतें क्या होती हैं, तो उत्पादन पर किया हुआ जितना भी खर्च होता है, व्यक्त खर्च जो मौद्रिक रूप से शामिल होता है हमारे खाता बुक में, वो सब लागतें कहलाती हैं। लागतें किस किस पे होती है, जैसे कच्चा माल खरीदने के लिए, मजदूरों को रखने के लिए, या पूंजी पे लगाने के लिए, ये सब हमारी लागतों में शामिल है। लागत फलन क्या होता है? लागत फलन होता है कि जो लागतों के और लागत को प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच में संबंध को दर्शाता है, वो लागत फलन होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि लागत वक्र क्या होता है। लागत वक्र क्या होता है? लागत वक्र जो लागत वक्र लागत और लागत के फैक्टर्स को जो ग्राफिकली रूप से हम डिफाइन करते हैं, जो ग्राफिकली रूप से हम समझाते हैं, वो हम लागत वक्र के द्वारा ही समझाते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि कितने प्रकार की लागत होती है। तो मैंने आपको
पढ़ाई थी, सामाजिक लागत, वास्तविक लागत। सामाजिक लागत जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वो तो उसमें शामिल हो जाएगा, और अगर कुछ खराब कर रहे हैं, जैसे प्रदूषण कर रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। और जो अच्छा कर रहे हैं, तो पेड़ पौधे लगा रहे हैं, उससे हवा शुद्ध होगी, तो वो पॉजिटिव में आएगा, तो वो ऐड हो जाएगा। तो वो सब सामाजिक लागत होती है। दूसरी हमने पढ़ा था कि वास्तविक लागतें, कि अगर मैंने फाइल लगाई है, हमने किसी उत्पादक ने फाइल लगाई है लोन की, और लोन पास होगा कि नहीं होगा, तो उससे उसको टेंशन होती है, वो सब वास्तविक लागत है। ये भी मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है, और सामाजिक लागत का भी मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है। एक होती है मौद्रिक लागतें, जो मैंने आपको बताया था, खाते में लिखी ली जाती हैं कि मजदूरों को कितना दिया, कच्चा माल खरीदने में कितना दिया, तो वो सब व्यक्त लागतों में आती है, इसलिए वो मौद्रिक लागत में शामिल होती है। और कुछ लागतें ऐसी होती हैं जिन्हें हम व्यक्त नहीं कर सकते, जिन्हें को हम हिसाब नहीं लगा सकते। अगर हमने कोई काम किया, अपने ही अपना ही काम करने में, उसमें मैंने अपना योगदान दिया, तो उसमें वो शामिल तो है, पर उसको मैं कहीं मेंशन नहीं कर सकती कि मुझे इतनी सैलरी, मैं अपने आप को सैलरी नहीं दे सकती, तो वो उसमें शामिल नहीं होगा, वो अव्यक्त लागतें होती हैं। फिर मैंने आपको बताया अल्पकाल में 7 लागतें पढ़ी। तो 7 लागतें जो हमने पढ़ी अल्पकाल में, तब आपको याद हो गई होंगी। देखिए हम रिवाइज करते हैं। पहले कुल वाली याद करने का तरीका ऐसे ही है, कुल, और दूसरी है औसत, और एक है सीमांत। तो कुल लागत में कितनी आई? TFC कुल स्थिर लागत, TVC कुल परिवर्तनशील लागत, और इन दोनों को मिला दो तो कुल लागत। अब इन्हीं के औसत हो गया, AFC, ABC और AC, और एक बची वो MC। बताओ कितनी हो गई? 7 हो गई टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 लागतें हमने पढ़ी। तो कैसे पढ़ी? हमने पढ़ा कि कुल स्थिर लागत वो लागत होती है जो स्थिर होती है, स्थिर साधनों पे व्यय होती है, और जिसका उत्पादन के साथ कोई भी संबंध नहीं होता। ये कभी भी ये कभी भी क्या नहीं होती, जीरो। ये कभी भी जीरो से शुरू नहीं होगी, हमेशा स्थिर रहेगी। तो इसका हमने डायग्राम कैसे बनाया था? देखिए, ये हमने इसका डायग्राम बनाया था। ये हमेशा स्थिर रहेगी, इस पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर मैंने कहा था कि कुल परिवर्तनशील लागत, ये हमेशा परिवर्तनशील साधनों पे दी जाएगी। जैसे जैसे उत्पादन शुरू होगा, वैसे ही ये भी जीरो से ही शुरू होगी, तो ये पहले तो बढ़ेगी, फिर उसके बाद मिनिमम, फिर घटती जाएगी, फिर तेजी से बढ़ेगी। पहले धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर तेजी से बढ़ जाएगी। फिर मैंने दूसरी बताई थी आपको, ये हमारी TBC थी, एस टाइप। ये हमारी TC है, ये भी एस टाइप। ठीक है। तो TC है वो हमेशा जीरो से शुरू नहीं होगी, वो हमेशा ऊपर से शुरू होगी। क्यों? क्योंकि इसमें TC का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। देखिए फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं साथ के साथ। TFC का फॉर्मूला क्या था? TC माइनस TBC। ऐसे नहीं याद करें, देखिए याद करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे याद करना है। एक मिनट, देखिए पहले अपन याद कर लेते हैं TC। TC का फॉर्मूला क्या है? TFC प्लस TBC। दो साधन होते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल लागत प्राप्त हो जाएगी। अब मुझे निकालना है TFC, तो आपने मैथ्स में नहीं पढ़ा होगा। TC में से TBC माइनस कर दो, और TBC निकालना है तो TC में से TFC माइनस कर दो। तो आपको इससे ये फॉर्मूला आपको इजीली याद हो जाएंगे। फिर अपना नेक्स्ट आता है, इसके डायग्राम बनाए थे हमने। ये हमेशा स्थिर होगा, ये हमेशा एस टाइप होगा TBC, और TBC एस टाइप होगा, तो TC भी ज्यादातर डिपेंड करता है TBC पर। टीबीसी का जो जितना भी प्रभाव है वो टीसी पे पड़ता है। तो टीबीसी जैसा होगा वैसे ही टीसी होगा। जैसे हमने पढ़ा था कि एबीसी जैसा है वैसे ही एसी है। अब बारी है कुल लागत होगी। कुल लागत तो हो गई, अब आई औसत लागत होगी। तो औसत लागत कैसे पढ़ेंगे अपन? देखिए, औसत लागत पढ़ेंगे तो औसत लागत के लिए मैंने आपको बताया था, औसत में AFC और ABC को प्लस कर देंगे तो क्या मिलेगा? AC। उसमें TBC और TFC को प्लस कर दिया था, TC मिल गया था। ठीक है। अब AFC निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? AC में से ABC माइनस कर देंगे, और अगर ABC निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? AC में से AFC माइनस कर देंगे। ठीक है। तो इससे हमें ये प्राप्त हो जाएंगे। जैसे वो फॉर्मूला यूज किया था वैसे ये फॉर्मूला यूज करेगा, बस यहाँ पे कुल की जगह अब औसत आ गया। अब इनका डायग्राम कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था औसत लागत जो है, औसत स्थिर लागत, उसका हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, अतिपरवलय आकार बनता है, कभी भी किसी भी अक्ष को नहीं छूता। ठीक है। फिर आपको बताया था जो हमारा एबीसी है वो हमेशा यू शेप बनेगा।
पहले गिरेगा, फिर न्यूनतम होगा, फिर बढ़ेगा। अब एबीसी यू शेप्ड है तो एसी भी यू शेप्ड होगा, और अगर एसी भी यू शेप्ड है तो एमसी भी यू शेप्ड होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सभी लागतें अच्छे से समझ आई होंगी, डायग्राम से भी, टेबल्स से भी, और इनकी परिभाषाओं से। अगर आपको लगता है इसमें कोई कमी है या फिर और आप अच्छे से कंसेप्ट को समझ नहीं पा रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसे शेयर कीजिए, और आपको नया नोटिफिकेशन, जब भी नया वीडियो आए, नया नोटिफिकेशन आए आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे दीर्घकालीन लागतें, और साथ में इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कंसेप्ट में तो वो भी बता दीजिएगा, तो उसे भी हम ले लेंगे। आज आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मेरी कोशिश यही है कि बस इकोनॉमिक्स आपके लिए इजी रहे, और आप ऐसे ही इस सब्जेक्ट को पढ़ते रहें, क्योंकि इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस यही है कि इस सब्जेक्ट को समझ पाना, समझने की कोशिश करनी पड़ती है। आप अगर इसे रटेंगे तो कभी समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर इसे वास्तव में समझेंगे, इसके हर एक अवधारणा को, कंसेप्चुअल लाइंस को आप समझ लेंगे, तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।